सो है स्टूडेंट्स, हम लोग एक जबरदस्त सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं भैया। थोड़ा ध्यान से देखो, बड़ी बढ़िया चीज है ना। जो भी बच्चे सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया, सीयूटी ईजी की प्रिपरेशन जो भी बच्चे कर रहे हैं, हाँ ठीक है, उनके लिए मैं जबरदस्त फिजिक्स की कंटेंट अभी मैं प्रोवाइड क्या कराऊंगा आप लोगों को। इसमें जो अपना फिजिक्स वाला पोर्शन है वो आप लोग एकदम मस्त कवर करने वाले हैं, पूरा का पूरा, ठीक है ना। आप लोगों का पेपर होने से पहले मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं एक भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ने वाला। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं। फिजिक्स पूरी की पूरी फिजिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। किसके बारे में? सीयूटी के लिए। यहां पर मैं क्या क्या आपको मैं बता दे रहा हूं। टारगेट तो अपना मेन ये होगा, इसके साथ ही साथ आप यहां से 12th बोर्ड की भी शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। 12th बोर्ड की भी एक जबरदस्त प्रिपरेशन कर सकते हैं उनका। बस यहां पे सिर्फ एक चीज नहीं होंगी, डेरिवेशंस नहीं होंगी। समझ रहे बात को? यहां पे मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशंस की चर्चा नहीं करने वाला हूं। बाकी सारे फार्मूले, सारे कंटेंट और वे पॉइंट्स जो आपके 12th में इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन से, मैं उनकी भी चर्चा करूंगा। मैं उनको भी आपको बताता चलूंगा, वहां पे मार्क करवाता चलूंगा कि भैया ये आपके 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, तो यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नीट के और सीयूटी यूजी के, इनके में हम लोग पीवाईक्यूज एक साथ लेके चलेंगे। नीट और सीयूटी के पीवाईक्यूज एक साथ लेकर के चलेंगे, है ना। अब ये तो पॉसिबल नहीं कि सारे कर पाना पॉसिबल है, बट फिर भी इसके तो अपन सारे करेंगे, क्योंकि अभी 2 ही साल का पेपर हुआ है। हर टॉपिक से मुश्किल से 4-4, 5-5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं मिलेगा। समझ रहे आपको? तो इससे तो उतना ही होगा, वो कर लेंगे अपन, टेंशन नहीं है। हाँ, नीट के सारे नहीं कर पाएंगे, बट हाँ जो जो टॉपिक पढ़ते चलेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते चलेंगे। उसके ट्रिक्स क्या है, उसका मेथड क्या है, मैं हर तरीके से उसकी चर्चा करने वाला हूं, हर तरीके से। तो आप लोगों का सिर्फ एक काम करना है भाई, देखो वीडियो को जितना आप लाइक करोगे ना, वीडियो को आप जितना शेयर करोगे, जितना आप लोग कमेंट करोगे, क्योंकि देखो भैया अपना मोटिवेशन क्या है, यही है कितना बिजी, आपको भी पता है कि एक जो यूट्यूबर होता है, यूट्यूब पे जो पढ़ाने वाला है या यूट्यूब पे जो कंटेंट क्रिएटर है, कोई भी, ठीक है ना, तो उसके लिए सबसे स्पेशल चीज क्या होती है भाई, कितना व्यूज गया, कितने फॉलोवर हैं, कितने कमेंट, वही चीज इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए, वही उसके लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। एक छोटी सी शुरुआत है, इसको हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कहा जाता है भाई सफल वो नहीं होता है जो काम की शुरुआत करता है, सफल वो होता है जो काम को अंजाम तक पहुंचाता है, ठीक है ना। तो हमने शुरू किया है, हमें अंजाम तक चलना है। ये तीनों चीजें अपनी कवर होंगी, ये मैं सच बता रहा हूं, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में हमें आपको टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे अपलोड हो जाएगा, पड़ा रहेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपके एक मैसेज पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी इनसे रिलेटेड, अगर आपको इनके शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ चाहिए वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, चाहे तो आप शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ लें। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है ना, तो क्वेश्चंस के भी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी जहां से भी मुझे मिलेंगे। और हाँ, मैं दूसरी बात कि भैया अपनी क्लासेस बाइलिंगुअल चलेंगी, ठीक है ना, द्विभाषी, बाइलिंगुअल, दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगी, परेशान मत होना। मैं अगर क्वेश्चंस यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा तो भी परेशान मत होना, उसकी जो हिंदी है मैं आपको एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ, उसकी हिंदी मैं आपको बाकायदा एक्सप्लेन करूंगा। तो ये कुछ छोटी बातें थी, इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग अपने चर्चा की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। हमारी जो भी चर्चा होगी अब हम लोग इसकी शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम अपने सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो कंप्लीट फिजिक्स है उसके हम लोग पहले चैप्टर के साथ शुरुआत करने चल रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना, अपना टारगेट क्या रहने वाला है, सीयूटी यूजी मेन टारगेट रहेगा। साथ ही साथ क्या कवर करेंगे अपन, बोर्ड को कवर करेंगे और नीट को कवर करने की कोशिश रहेगी अपनी, ठीक है। तो चलो हम लोग अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं। और जो 12th फिजिक्स है उसमें हम शुरुआत कर रहे हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक। किसकी शुरुआत करेंगे अपन? इलेक्ट्रोस्टैटिक की शुरुआत करेंगे।
जो आपकी पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना, हिंदी में क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत की। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप ध्यान देंगे। इसमें जो मेन पढ़ने वाली चीजें हैं, ठीक है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, चार्ज। स्टैटिक का मतलब क्या है? वो स्टेट किसकी, उसकी रेस्ट में बैठा है, विरामावस्था में है, स्थिर विद्युत की। जो आपका विद्युत आवेश है वो क्या है? स्थिर है, रेस्ट में है, बैठा हुआ है, मोशन में नहीं है। तो ये हमारी पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा जी, अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको? मेजरली 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। कौन से 4 पार्ट होंगे? चारों पार्ट में हमें क्या क्या मेजरली पढ़ना है, मेजर पार्ट की चर्चा करेंगे, ठीक है, परेशान मत होना। अब हो सकता है एक आध पॉइंट कोई छूटे तो वो हम लोग क्लास में लेते वक्त चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो पहला है, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में इसको मैं डिवाइड करूंगा, उसे हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब इसकी हिंदी मत पूछना भैया, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। चलो थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, ये पहला टॉपिक क्या होगा अपना, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखो जरा एक बार के लिए। तो इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले चार्ज यानी आवेश के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में हमें पढ़ना है? चार्ज क्या होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अभी 2023 सीयूटी में पूछा गया है क्वेश्चन चार्ज से रिलेटेड, केवल चार्ज पे, समझ रहे बात को। इसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। किसकी चर्चा करेंगे? फोर्स यानी कि बल के बारे में, कि वैद्युत बल क्या है। और जब हम फोर्स की चर्चा करेंगे तो इसी में हमें क्या मिलेगा? कूलम्ब्स लॉ मिलेगा। क्या हमें मिलेगा यहां पर भैया? तो यहां पे हमें कूलाम का नियम मिलेगा, कूलम्ब्स लॉ। क्या कहेंगे इसे? कूलाम का नियम, ठीक है ना। क्या मिलेगा हमें? कूलाम का नियम। ये पढ़ना है अपने को फोर्स में। अच्छा, तीसरी बात हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तीसरी बात हमें क्या पढ़नी है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है, कि भाई वैद्युत क्षेत्र क्या है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र में ये हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मेजरली। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होगा? तो वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। डाइपोल मतलब द्विध्रुव। तो इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में इसका नाम होगा वैद्युत द्विध्रुव। तो इतनी बातें हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं? अपने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं विजिबिलिटी जबरदस्त होगी, मजा आएगा पढ़ के, टेंशन मत लेना, एंजॉय फुल करेंगे अपन लोग। अच्छा जी, ये तो पहला पार्ट, ठीक है। दूसरे पार्ट में अपन क्या पढ़ेंगे? और इसको थोड़ा सा इसको बांट लेते हैं, दूसरा लगता नहीं है, चौथा पार्ट अपने को अलग ही लेना पड़ेगा क्या। चलो अभी दूसरा देखते हैं, ठीक है। ये लाइन अभी मिटाते हैं, 4 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे अपन। पहला इधर आ गया, दूसरा देख लेते हैं, चलो ऐसे करते हैं, ठीक है, बढ़िया रहेगा। हाँ चलो, तो पहला हो गया ये। दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे, मेनली पार्ट का नाम होगा गॉस की परमीय। दूसरा पार्ट क्या होगा अपना? गॉस की परमीय। इंग्लिश में क्या कहेंगे? गॉस थ्योरम। क्या कहेंगे भैया? तो इसे कहेंगे गॉस थ्योरम। अब इसमें हमें मेजरली क्या पढ़ना है भैया? एक पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ना है अपने को? वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहेंगे इसे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। दूसरी बात हमें पढ़नी है, ये हो गया आवेशों का वितरण पढ़ना है हमें, ठीक है ना। चार्ज में ही पढ़ लेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सही रहेगा। वैद्युत फ्लक्स हो गया, फिर हमें गॉस लॉ पढ़ना है यहां पर, ठीक है। अब गॉस लॉ यहां पर मत पूछना हिंदी क्या कहते हैं, लिख दिया ऊपर, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम बोल लो। तीसरी बात है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ।
तीसरी बात क्या है भैया? तो तीसरी बात है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ या गाउज लॉ, जो भी आप समझ लो। इसे हम क्या कहते हैं भैया हिंदी में? तो हिंदी में कहते हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग। गॉस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आ रही होंगी बातें, मैं जो बातें कहने चाह रहा हूं या जो मैं बातें कह रहा हूं आपसे, ठीक है ना। तो बातें आपको समझ में बढ़िया से आ रही होंगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, ठीक। दूसरी बात हो गई। तीसरा अपने को क्या पढ़ना है, देखो जरा। जो तीसरा पार्ट होगा अपना, तीसरा पार्ट का नाम है वैद्युत विभव। क्या है? वैद्युत विभव, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या कहेंगे इसे? अच्छा इधर नीचे लिखते हैं वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें हमें बस वही पढ़ना है, विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। और मैं चौथी बात जो मैं यहाँ पे लिख लूं, अच्छा यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, तो चैप्टर्स के नाम से स्पष्ट हो गया भैया। पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, विभव, और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, विभवांतर, ठीक है ना। इसके अलावा हमें थोड़ा सा डाइपोल के कारण में जो है पोटेंशियल पढ़ना है, ठीक है, कि डाइपोल की वजह से क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। और उसके अलावा अपने को मेजर पार्ट जो है डाइपोल के लिए एनर्जी पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। विभवांतर क्या क्या पढ़ेंगे भैया यहाँ पर? तो मेजर पार्ट हमारा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर हिंदी भाषी के लिए क्या हो जाएगा? विभवांतर, ठीक है। दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, अब विभवांतर हमें किसके कारण पढ़ना है भाई? पॉइंट चार्ज की वजह से, डाइपोल की वजह से। अगर कई सारे पॉइंट चार्ज बैठे हुए हैं, 3-4 हैं, कोई डिस्क्रीट सिस्टम आपका है, ठीक है ना, 3-4 चार्जेस हैं, उनकी वजह से क्या होगा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो विभवांतर सारा वहीं पर कवर कर लेंगे। फिर हमें पढ़नी है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मेजरली और क्या पढ़ना है? तो हमें मेजरली पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जो है इसे क्या कहेंगे, जो है स्थितिज ऊर्जा, क्या कहेंगे इसे? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या है अभी के लिए स्थितिज ऊर्जा। तीसरी बात हमें पढ़नी है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या पढ़ना है यहाँ पे? पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता, ठीक है। तो ये कुछ बातों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और जो अपना चौथा पार्ट होगा, चौथा पार्ट है हमारे पास कैपेसिटर यानी कि संधारित्र और उसकी धारिता। तो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है ना, संधारित्र एवं धारिता, संधारित्र एवं धारिता। तो ये बात हम लोग इतनी बातें पढ़ेंगे। और इसमें हमारा वही होगा भाई, संधारित्रों का संयोजन, वन डे ग्राफ जनरेटर, ठीक है ना, और संधारित्र की एनर्जी कितनी होती है। मेजरली हमें मोटा मोटा पार्ट हमारा सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लगभग अपने पास 10 लेक्चर कम से कम होंगे। कितने लेक्चर कम से कम होंगे भैया? तो ये मान के चलना मिनिमम आपको इसके 10 लेक्चर मिलेंगे पूरे की पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ठीक है ना। मिनिमम कितने लेक्चर होंगे? 10 लेक्चर्स होंगे। अब आप सोच सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। यार मैं बता रहा हूं ना, मजा आएगा भाई, सच बता रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है। मैं मानता हूं कि आपका ये 10-15 मिनट में लेकर के गया हूं, आपका 10 से 15 मिनट बेकार हुआ होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग अपना चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज का जो हमारा टारगेट होगा, चार्ज को पूरी तरीके से कवर करने का मेरी कोशिश रहेगी कि चार्ज की प्रॉपर्टीज और इनके सब के बारे में थोड़ा अपन से ढंग से स्टडी कर लें। और देखो, मैं वीडियो को पॉज करके, वीडियो को बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहता कि आपके सामने मैं सारी बातें लिखूं। मैं वीडियो को पॉज करूंगा और अपनी चीजें जो भी मुझे लिखने वाली है ना, वो मैं लिख दे रहा हूं। फिर अपन बैठ के आराम से बढ़िया चर्चा करेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बने, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है ना। तो ये आपका सिलेबस है, इसको थोड़ा सा फर्स्ट टॉपिक का है, इसको आप लोग पॉज करके लिख लेंगे बढ़िया से, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ अपने प्रॉपर्टी लिखी हुई है चार्ज की,
ठीक है ना, इसको ध्यान से सुनते हैं, जरा गौर फरमाइएगा एक एक बातों पे, ठीक है ना। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या बोला आपने सब जानते हैं, ठीक है। तो एक बात तो ये मैं लिखना भूल गया हूँ, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ कि जो चार्ज है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है भैया? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जबकि ये मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए, ऑफ मैटर। किसी भी मैटर या पदार्थ की क्या है ये? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आंतरिक गुण है। तो चलो आपको पता है कि भाई चार्ज क्या है किसी भी पदार्थ का? इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? आंतरिक गुण है। अच्छा, पहले यह माना जाता था कि जो द्रव्यमान है ना, मास, द्रव्यमान, वो क्या है? पदार्थ का आंतरिक गुण है और वो कभी बदलता नहीं है। लेकिन जब आगे चल करके थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स की खोज हुई तो फिर यह पाया गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है दैट इज द m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। यानी अगर ऐसा हो कि भाई कोई लाइट की स्पीड से चलने लगे कोई पार्टिकल जिसका मास कुछ रहा होगा स्टार्टिंग में रेस्ट पे m0 है, कितना है? m0 है। अब अगर उसकी स्पीड कुछ ऐसी हो जाए कि वो कितनी स्पीड से चले? लाइट की स्पीड से चलने लगे, यानी उसकी स्पीड किसके बराबर हो? लाइट की स्पीड, यानी 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। c क्या है? लाइट ऑफ सॉरी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। अगर कोई पार्टिकल इस स्पीड से चलना शुरू कर दे तो भाई v और अगर c बराबर होगा तो ये कट के कितना आएगा? 1। और अगर ये वैल्यू हो गई 1 तो 1 माइनस 1 बन गया 0। और अगर समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इनफाइनाइट, तो उसका मास ही बदल जाएगा फिर तो यहां से कायदे से ये बात स्पष्ट हो गई कि अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट मास में है तो ठीक है, बट उसकी जो मास है ऑब्जेक्ट का वो वेरी कर सकता है, वो बदल सकता है। फिर आगे चल करके थोड़ा सा चार्ज के बारे में स्टडी किया गया तो पता लगा कि भैया जो चार्ज है ना, आप लाइट की स्पीड से चलो, आप कछुए की स्पीड से चलो, कैसे भी मूव करो, इधर उधर घूमो, गोल गोल घूमो, कैसा भी हो, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए कहा गया कि चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है मैटर की? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कोई चेंज नहीं होता इसमें। क्लियर पॉइंट? तो पहली बात उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी। एक किसी भी पदार्थ का क्या है? एक आंतरिक गुण है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। दूसरा, चार्ज दो टाइप के होते हैं, आप पढ़ते हैं टेंस से, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, या पॉजिटिव एंड नेगेटिव, धन आवेश और ऋण आवेश, जैसा भी आप याद कर लें। एक एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? कूलम होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम होती है, सी से डिनोट करते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी। अच्छा जी, स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप इसे सामान्य गणितीय विधि के द्वारा इनका जोड़ घटाव गुणा भाग किया जा सकता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या कि भैया सामान्य गणितीय विधि से इनका जोड़ घटाव गुणा भाग संभव है। जैसे मान लो मैं यहां पे कहूं एक मैंने ये बॉक्स ले लिया, ठीक है ना, और यहां पे मैंने कहा यहां पे भैया प्लस का 2q चार्ज है, यहां पे माइनस 2q चार्ज है, प्लस का 3q चार्ज है, माइनस q चार्ज है, ठीक है ना। अब बताओ टोटल कितना चार्ज है? टोटल चार्ज कितना है इसमें? ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टोटल चार्ज कितना है। तो हम इसे कह सकते हैं भाई Q टोटल क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सबको जोड़ दो तो ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस। तो ये 2Q से 2Q कट गया तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 3Q माइनस Q, यानी Q कितना टोटल प्रेजेंट है भैया? तो 2Q प्रेजेंट है, ठीक है ना। Q डैश बोल रहे हैं, Q टोटल, ठीक है ना। कितना चार्ज टोटल है इसके अंदर? 2Q चार्ज प्रेजेंट है। तो हम इसे ऐसे सामान्य बीजगणित, जो सामान्य हमारी मैथमेटिक्स है, नॉर्मल मैथमेटिक्स, उसकी सहायता से हम लोग इसको हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग इनका कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। क्या क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भैया ये स्केलर क्वांटिटी है, समझ गए। इसको कई बार एडिटिव प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? एडिटिव प्रॉपर्टी, योगात्मक गुण, याद रखना, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अगर ये बात क्लियर है कि भैया चार्ज को हम लोग सामान्य गणित से जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, चार्ज इज कंजर्व्ड। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? सुनो जरा, इधर ध्यान से सुनो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि भैया देखो, मान लो आपने क्या किया कि यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है ना, एक बंद बॉक्स था,
यहाँ पे आपने मान लो 2 गेंद आपने यहाँ पे रख दी। अब इसमें कितना चार्ज था, 3 कूलम। इस पे मान लेते हैं चार्ज था -4 कूलम, ठीक है ना। अब आपने क्या क्या मस्त गेंद लिया, उसको हिलाया हुआ, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो हमेशा भाई इस पे प्लस का है, इस पे ज्यादा है, तो आवेशों का कुछ स्थानांतरण हुआ होगा। भाई आवेश कांटेक्ट, दो ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में आएंगे तो जो हाइयर है जो लोअर है, हाइयर से लोअर की तरफ फ्लो करेगा चार्ज। समझ रहे बात को? तो जब हाइयर से लोअर की तरफ फ्लो करेगा तो चार्ज में कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, और ये वेरिएशन जो आया हम मान लेते हैं कि इस पे कुछ चार्ज बाद में कितना हो गया, ये गेंद ये है, एक गेंद ये है, इस पे हमने मान लिया इस पे चार्ज है कितना है, चलो मान लेते हैं इस पहली वाली पे, ठीक है ना। ये जो पहली वाली गेंद थी ये है, दूसरी वाली गेंद ये है, बॉल, ठीक है। पहली वाली पे मान लेते हैं कितना चार्ज आएगा भैया, हमसे पूछ लिया, मान लो आया 2 कूलम चार्ज, या मान लेते हैं इस पे है -1 कूलम चार्ज। अब आपसे यहां पे पूछ रहा है कितना चार्ज है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, सुनो जरा ध्यान से, गौर फरमाओ कि जो टोटल चार्ज है सिस्टम का वो कंजर्व है, संरक्षित है, वो नहीं बदलेगा। यानी अगर यहां पे जितना चार्ज था अभी भी टोटल चार्ज उतना होगा। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब विलगित निकाय, अकेला, तन्हा, किसी और सिस्टम के कांटेक्ट यानी उसके कांटेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होगा कि भैया मेरे उसमें चार्ज जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा, चार्ज में कोई बदलाव नहीं होगा। उसे ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्या हुआ, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हो, उत्पन्न कर सकते हो, ना ही उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। ये बात क्या है, मतलब क्या है इसका कि चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज आपका आवेश जो है वो संरक्षित है। इसे कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा हमेशा, जितना टोटल चार्ज यहां पर है ठीक उतना ही टोटल चार्ज यहां पे, यानी यहां पर जो Q टोटल है इनिशियली, टोटल चार्ज यहां पर भी होगा, सेम आना चाहिए। तो यहां पे टोटल चार्ज कितना है, यहां पे 3 कूलम है और इस पे -4 कूलम है, बराबर। यहां पे -1 कूलम, यहां पे प्लस कुछ मान लेते हैं Q1, Q2 मान लेते हैं, यहां पे Q1 मान लेते हैं या कैपिटल Q मान लेते हैं। चलो तो भैया देखो मेरे 3 से ये -1 बराबर, इस पे भी क्या है -1 प्लस का -1 से -1 कट गया, यानी इस पे तो कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है। इस पे कितना चार्ज है, 0 कूलम का चार्ज है इस पे। कितना चार्ज है, समझ में आई बात। अब यहाँ पे भी टोटल चार्ज कितना था, देखो 3 में -4 करेंगे, 3 -4 कितना था, -1। यहाँ भी टोटल चार्ज कितना है, -1। अगर यही यहाँ पर मान लो तो आ गया मान लो 5 कूलम चार्ज, कितना है, 5 कूलम चार्ज है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर -1 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ इधर देखो कितना बचा, ये Q है, ये इधर -1 कूलम था, इधर आएगा ये प्लस का 5 कूलम है, इधर आएगा तो -5 कूलम हो गया। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, -6 कूलम आ गई। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखना, इनिशियली जितना टोटल चार्ज था, यानी कि जो चार्ज इनिशियली है, इनिशियल पहले, उतना ही क्या होगा, फाइनल बराबर होगा। टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहते हैं, सुनो जरा, इसको हिंदी में कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं भैया, इसको आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं इसे, ठीक है। तो देखो क्या होता है भाई, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में समझना मेरी बात को। भाई मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट हैं A और B। भाई मान लो अगर ये एक दूसरे को आवेश देना चाहे, आवेश का लेन देन करना चाहे, क्या करें, आवेश का लेन देन करना चाहे, तो होगा क्या भाई, या तो ये इसे क्या देगा, आवेश का लेन देन का मतलब क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन का लेन देन। किसका लेन देन, इलेक्ट्रॉन का लेन देन, ठीक है। तो भैया या तो इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, या तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा। सेम वही बात, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, या 3 लेगा, या 4 लेगा, या 4 लाख लेगा। समझ रहे बात को। लेकिन कभी ऐसा क्या होगा कि भैया 1.5 इलेक्ट्रॉन ले लो, कितना ले लो, 1.5 इलेक्ट्रॉन ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, 4.25 इलेक्ट्रॉन ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो यहां पर हमेशा हम क्या सकते हैं, या तो 1 चार्ज देंगे, या 2, या 3, या 4, या 10 चार्ज देंगे तो 10 ही हो जाएगा, 15 चार्ज देंगे तो 15 ही। अगर n इलेक्ट्रॉन दिया तो
NE, यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि अगर आपको किसी भी चार्ज का ट्रांसफर करना है, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं वो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन चार्ज को एक दूसरे के पास ट्रांसफर करते हैं, लेन देन करते हैं, तो वो हमेशा स्मॉल e के इंटीजर के मल्टीपल में होंगे, पूर्ण गुणज होंगे। समझ रहे बात को? या तो एक देंगे या दो, यानी n की वैल्यू क्या होगी, देखो मैंने लिखा भी है n बराबर 1 2 3 4 5। और यहाँ पे जो ये स्मॉल e है ना, जो ये स्मॉल e है, इसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्या कहते हैं इसे? फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, यानी ये सबसे छोटा आवेश है। हालांकि इससे भी छोटा खोजा गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, फ्रैक्शन के रूप में भी खोजा जा चुका है, जिन्हें हम लोग क्वार्क कहते हैं। बट अभी वो उनके बारे में स्टडी चल रही है, वो फ्रीली नहीं होते। इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज है, वो घूम सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो इसलिए अभी हम ये मान के चलते हैं। और ये जो E की वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट चार्ज के बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे हम लोग E से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज होता है। अब देखो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सतत वितरण। अब ये मुद्दा क्या है, इसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा, पेशेंस दिखानी होगी, ठीक है। इसके लिए हम लोग अभी एक पूरी प्रॉपर स्लाइड ले लेंगे, ढंग से उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसको आप लोग अभी के लिए ब्रेक लगाओ और अभी तक जो आपने पढ़ा है इस पे रिलेटेड कुछ अपन लोग क्वेश्चंस देखते हैं, 2-4 क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा यहाँ पे चलो एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ छोटा सा भी, ऐसे ही मुझे याद आ गया। क्वेश्चन क्या है कि भैया एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलाम आवेश, या ऐसे लिख लेते सीधा 1 कूलाम चार्ज। कि भैया ये बताओ एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। क्या पूछा है आपसे कि भैया ये बताओ एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो कितनी होगी। तो देखो हमें पता है क्या हल, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोगों को मैं कहूंगा ये याद करके रख लेना, बड़ी अच्छी चीज है, याद करके रखोगे बहुत काम आएगा। हमें क्यों दिया हुआ है, क्यों कितना दिया हुआ है 1 कूलम। हमसे पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा, अभी देखा है Q बराबर क्या होता है? Ne। Q बराबर क्या होता है? Ne। तो हमें n निकालना है, n बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे E, Q डिवाइड में E। तो Q कितना है? 1। E कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर -19। तो डेसिमल आ जाएंगे ये 10/16, इसको लिख लेते हैं 10 इंटू में 10 की पावर 18, ठीक है। तो देखो तो ये कितना मिलेगा अपने को? 10 का 10 से मल्टीप्लीकेशन 100/16 इंटू में 10 की पावर 18 इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा आपको? देखो जरा डिवाइड करो भाई, देखो 10 ये पावर माइनस है, ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगी, है ना। तो 16 6 96, 4 कैरी करेंगे 40 हो जाएगा, 96 4 डेसिमल लगाएंगे 40 हो जाएगा, 16 2 जा 32, 8 बचेगा, 8 करी तो कितना हो जाएगा 80, 16 5 जा 80, यानी इतना इलेक्ट्रॉन आएगा। तो भैया यहां पर आपका आंसर क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे मात्र एक कूलाम आवेश में। 1 कूलाम चार्ज के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। ये आप नोट डाउन करके रख लो, इसको याद करके रख लो, मजा आएगा इसमें, ठीक है ना। तो बाकी हम लोग क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं, 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, फिर अपन एक टॉपिक अभी ये पढ़ेंगे, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम लोग कल के लेक्चर में अपना हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? फोर्स के बारे में अपनी कल की चर्चा होगी। तो आज अभी कायदे से यहीं तक रहेंगे, चार्ज पे ही। डिस्ट्रीब्यूशन भी सोच रहे चलो पढ़ लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी देखना है अपने को। चलिए देखते हैं कि भैया क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो जब हम लोग किसी भी चालक पदार्थ को, किसी भी कंडक्टर को हम लोग क्या देते हैं? जब चार्ज देते हैं तो वो जो चार्ज होता है उससे, जैसे मान लो ये हमारे पास एक चार्ज कोई भी कंडक्टर है, अगर मैं इसको चार्ज देता हूं ना तो क्या होगा कि पूरा का पूरा चार्ज इस पे एक यूनिफॉर्मली क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? इस पे यूनिफॉर्मली हो जाएगा, यानी हर जगह एक जैसा होगा, समान वितरण होगा।
हर जगह एक जैसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, समान वितरण हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेशों का सतत वितरण। अब ये तीन तरीके से होता है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय वितरण, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय वितरण, और वैल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन वितरण। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, एक पतली सी ऐसी रॉड ले ली। हमने क्या किया, इसे एक पतली सी ऐसे रॉड ले ली है जिसकी लेंथ कितनी है भैया, L है, और इसको हमने टोटल कितना चार्ज दे दिया, मान लो Q चार्ज दिया है। कितना चार्ज दिया, Q। तो ये चार्ज हमने दिया है, ये इस रॉड में क्या होगा, यूनिफॉर्मली पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा पूरे रॉड के अंदर, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ये क्या कहता है, इसको जरा डिफाइन करें तो डिफाइन हम इस प्रकार करते हैं भैया, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे क्या नाम देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब क्या, यूनिट लेंथ का मतलब इकाई लंबाई, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं हम लोग भैया, तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं भाई, इसे हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे डिनोट करते हैं लैम्डा से, और ये होता है भाई चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। अगर लंबाई 1 सेंटीमीटर है, जैसे मान लो, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा कोई एक एग्जांपल समझो जरा, मैंने आपसे बोला कोई एक चालक तार है, कोई एक वायर है, कोई क्या है, एक वायर है, और उस वायर में की जो डेंसिटी है ना, हमने कह दिया मान लो वो 2 कूलम पर मीटर है। क्या है भाई, लैम्डा कितना दिया है, 2 कूलम पर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया उस वायर के 1 मीटर लेंथ में 2 कूलम चार्ज प्रेजेंट है। मतलब क्या, 1 मीटर लेंथ में 2 कूलम है। अब अगर मान लो लेंथ आपने 4 मीटर ले ली तो 4 दूनी 8 कूलम चार्ज, 5 मीटर ले ली 5 दूनी 10 कूलम चार्ज। समझ रहे हो आपको, तो ये समझना वाली बात है। जैसे 1 मीटर में 2 कूलम है, तो भैया 2 मीटर में कितना हो जाएगा, 4 कूलम हो जाएगा। 3 मीटर में कितना हो जाएगा, तो आपका 6 कूलम हो जाएगा। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई या एकांक लंबाई में कितना आवेश है, वो क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। अच्छा जी, इसका एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ऐसा, चार्ज की यूनिट कूलम, लेंथ की यूनिट मीटर, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर। अच्छा, इसकी डायमेंशन की बात करूं अगर, कि भैया इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो चार्ज की डायमेंशन होती 80 और इसकी होती L, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा 80L⁻⁻1। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान देना यहां पर कि भाई ये क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार से है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रेखीय वितरण क्या होता है, जब चार्ज पर यूनिट लेंथ हो, एकांक लंबाई में जो चार्ज प्रेजेंट होता है, आवेश होता है, उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। ऐसा यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर, इसका कूलम इसका मीटर, तो कूलम प्रति मीटर। ठीक है। डायमेंशन यानी विमीय सूत्र, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, इसका जो विमीय सूत्र है वो क्या हो जाएगा 80, कूलम का 80, और इसके लिए L⁻⁻1, तो ये ऊपर आएगा है ना, देखो बटे में L जाएगा, ऊपर आएगा तो पावर -1 हो जाएगी। अच्छा, दूसरा बात आता है, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मुद्दा क्या है, सरफेस, यानी मान लो एक हमने पतली सी शीट ले ली, ये रही हमारे पास एक पतली सी शीट, ये ठीक है ना। अब इसका कुछ एरिया हमने मान लिया, कितना है एरिया इसका, कुछ है A। एरिया क्या है इसका, हमने इसका कुछ एरिया मान लिया, एरिया कितना है A। अब इसे हमने टोटल चार्ज दिया है Q, टोटल कितना चार्ज दिया है, Q चार्ज हमने दिया। अब हमने क्या देखा कि जो चार्ज हमने दिया वो पूरा का पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली इस शीट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी वो पूरा का पूरा चार्ज इसमें एक जैसे फैला हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा, चार्ज
पर यूनिट एरिया क्या होगा, चार्ज पर यूनिट जो एरिया होगा, यानी एकांक क्षेत्रफल में कितना चार्ज प्रेजेंट है। यहां पे था चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे जो चार्ज है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। इसे आप क्या नाम देते हो, तो इसे हम नाम देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हिंदी में क्या कहेंगे भैया, हिंदी वाले थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, शब्दों को पकड़ के रखना है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं इसे, रेखीय आवेश घनत्व। इसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे क्या नाम देते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसे डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होगा, Q अपान चार्ज पर यूनिट एरिया। समझ रहे बात को, चार्ज पर यूनिट एरिया, जहां पे इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा लोग, चार्ज का कूलाम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन मतलब चार्ज के लिए 80, ठीक है ना, ए मतलब एम्पियर, टी मतलब टाइम, और ये ऊपर जाएगा तो L पावर -2, ये हो जाएगा आपका। समझ रहे, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। ठीक ऐसे ही वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मान लो आपने एक स्फीयर ले लिया, क्या लिया आपने, स्फीयर नहीं, सर्किल नहीं, स्फीयर है। अब ये स्फीयर कितने का है, मान लेते हैं R रेडियस का है। क्या है, R रेडियस। अच्छा यहां पर एक एग्जांपल और देखो जरा, मान लो मैंने यहां पर एक हॉलो स्फीयर ले लिया, इमेजिन करो मैंने एक हॉलो स्फीयर लिया, कितनी रेडियस का है ये, R रेडियस, और इसे हमने क्या दिया, चार्ज दिया। तो ये चार्ज भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, यूनिफॉर्मली हमने देखा है इसके इस पे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो इसके लिए सिग्मा आप कैसे निकालोगे, तो सिग्मा अपॉन एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, हॉलो स्फीयर, 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका सिग्मा कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, Q अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। समझ रहे बात को, ये तो एरिया होता है। अब मान लो हमने कोई एक ऐसा सबस्टेंस था जिसे हमने चार्ज दिया, और जो पूरा का पूरा चार्ज था वो इस पूरे अंदर स्फीयर में फैल गया। हमने मान लिया इसका कुछ वॉल्यूम कितना है, v है, इसका कुछ जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम कितना है, v है, और इसे हमने चार्ज कितना दिया है, q चार्ज। तो ये क्या कहता है भाई, जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसके पूरे वॉल्यूम के अंदर, पूरे वॉल्यूम के अंदर में फैला हुआ चार्ज। अगर मैं कोई ऐसा सबस्टेंस है जिसे मैं चार्ज दूं और पूरा का पूरा चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए यूनिफॉर्मली, तो उसे कहते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन वितरण कहते हैं। और यहां पर ध्यान रखना, जो भैया चार्ज प्रेजेंट होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसकी हिंदी में मत पूछने लगना यार। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। चलो लिख ही देते हैं, क्या कहते हैं इसे, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे, रो से। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान में V। क्या होगा, Q अपान V। अच्छा इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, पकड़ के रखना, SI यूनिट क्या होगा, चार्ज का कूलाम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो क्या बनेगा, कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और इसके अलावा SI यूनिट हो गया डायमेंशन, तो डायमेंशन कूलाम के लिए 80 और इसके लिए क्या हो जाएगा L पावर -3, ठीक है। तो ये डायमेंशन हो गई। अच्छा अब इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है भाई, रेडियस अगर r है तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो v हमें पता है कितना होता है 4। अच्छा मैं यहां पे सीधा लिख रहा हूं, देखो v कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। मैं देख लो एक बार, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फिर मैं लिखूंगा आगे। हाँ यहां तक दिख रहा है, 4/3 तक दिख रहा है, ठीक। तो चलो, तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां पे रखेंगे तो रो कितना बन जाएगा, देखो क्यों यहां पे
पे रखेंगे 4/3, 3 ऊपर आ जाएगा तो क्या मिलेगा 3q में 4πr3। मतलब ये 3 नीचे था, 4 के नीचे, बटेगा बटा पलट के क्या हो गया ऊपर आ गया। तो ये हमारे पास 3 प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे। कितने टाइप्स थे? 3 टाइप्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे। कौन कौन से थे भैया? तो अपने पास पहला था लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 टाइप से हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अब हम लोग थोड़े से 2-4 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि वैसे भी लेक्चर बड़ा लंबा हो चुका है, ठीक है ना। तो 2-4 क्वेश्चंस करेंगे फिर आगे लेक्चर को यहीं पे पॉज करेंगे अपन। तो इसका फटाफट आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो। नीचे का दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा वो कर दे रहा हूँ, जूम इन कर दे रहा हूँ, सॉरी जूम आउट कर दे रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर विजिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, दिख रहा है? प्रॉपर स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो देख लो। तो 2 क्वेश्चन है, ये आपका 2023 सीयूटी में पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, ये सीयूटी 2023 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है, आगे क्वेश्चन नहीं करेंगे, वैसे भी लंबा वीडियो हो चुका है और कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस भी अपने को मिले नहीं अभी फिलहाल चार्ज से रिलेटेड। एक क्वेश्चन ये मिला है, बाकी आपसे क्या पूछ सकता है अभी, एक ही बात तो पूछेगा। हाँ, उस पे क्वेश्चन बन सकता है, क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन है वो अपन लोग जो है कवर करेंगे। कहां पे? उस पे बेस न्यूमेरिकल मिलेगा, जब हम लोग गॉस प्रमेय पढ़ेंगे ना, तो वहां पे बेस न्यूमेरिकल मिलेगा। चलो देखो इधर, कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। कह रहा है उसमें से कौन सा प्रॉपर्टी चार्ज की नहीं है। क्या पूछ रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ध्यान रखना, वर्ड को पकड़ के रखना। क्या पूछा है कि जो निम्नलिखित में से जो 4 प्रॉपर्टी लिखी हुई है, क्वांटाइजेशन, स्केलर, एडिटिव, अफेक्टेड बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इनमें से चारों में से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो चार्ज की नहीं है। ये नहीं पूछ रहा कौन सी है, पूछ रहा कौन सी नहीं है। तो भाई क्वांटाइजेशन हमने अभी पढ़ा है, होती है। स्केलर मैंने अभी बताया, और उसी वक्त मैंने बताया था एडिटिव भी होता है। आप इसे क्या कर सकते हैं, जनरल मैथमेटिक्स के इसे जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि भैया आप घूमो, टहलो, स्पीड ऑफ लाइट्स के साथ मोशन करो, कैसे भी मूवमेंट हो, चार्ज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अफेक्टेड बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नहीं भैया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो अफेक्टेड बाय फ्रेम, यानी कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई भी निर्देश तंत्र है, तो निर्देश तंत्र से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता है। वो चल रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, सो रहा है, रो रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है। जो डी है ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। आगे बढ़ा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, फिर वही बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछना भैया, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हटाए, रिमूव, हटाया जाए किसी भी मेटल स्फीयर, यानी एक धातु के गोले से कितने इलेक्ट्रॉन हटा दे जाए कि उस पर क्या आ जाए, इतना प्लस का चार्ज आ जाए, इतने कूलम। तो यार देखो, इसको करने का 2 तरीका है। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, तो फर्स्ट मेथड तो ये कहता है, देखो जरा कि भाई Q बराबर n ही लगाओ, तो n बराबर क्या आएगा, E बाई Q। तो n की वैल्यू आ जाएगी E, सॉरी ये E इधर जाएगा, तो Q बाई E। Q कितना है, 10 की पावर -7, E कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब आप इसको सॉल्व कर ले आगे, ठीक है ना। तो n की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 19। तो n की वैल्यू मिलेगी 10 बाई 16 इंटू में ये 19 से क्या जाएगा, 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 की पावर -12, सॉरी प्लस का 12 आएगा, है ना। तो यहां से इसको लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10 की पावर 11। तो ये मिलेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है भैया, मैंने कहा था कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलम में। तो एक बात बताओ कि भाई 10 की घात -7 कूलम में कितने होंगे, 10 की घात -7 से गुणा कर दो। भाई समझ रहे बात को, -7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.625 यार, 6.625 नहीं, 6.25 यानी 6.25, और 18 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 11। डायरेक्टली भाई एक गुलाम में इतना है, 2 के लिए क्या करेंगे, 2 गुलाम में पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुलाम में पूछेगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई 10 की पावर -7 से पूछा तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पहला मेथड था, और ये अपने
पास सेकंड मेथड था, ठीक है ना, ये अपने पास क्या था, सेकंड मेथड था। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का अपना वीडियो ये पॉज करते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, वीडियो समझ में आती है आपको, ठीक है ना, तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी क्या है, ठीक है। दूसरी बात, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तीसरी बात, अगर आप चैनल पे नए ना तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से इतनी मेहनत कर सकते हैं, मेहनत लगती है यार, है ना। रात में लगभग 9:30 बज रहे मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतने लेट में आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सोचो आप लोग क्या होगा, है ना, मेहनत लगती है यार, ठीक है। सपोर्ट करोगे गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को एक प्यारी सी मैं सोच रहा हूँ लाइन सुना दूं, ठीक है। कुमार विश्वास जी की बड़ी अच्छी लाइन है, गौर फरमाइएगा, बड़ी अच्छी लाइन है, मोहब्बत भरी शायरी है, ठीक है ना, कि अर्ज क्या है, कोई खामोश है इतना बहाने भूल आया, कोई खामोश है इतना बहाने भूल आया हूं, मैं एक तरन्नुम की यादों में तराने भूल आया हूं, मेरी अब राह मत तकना सुनो ऐ आसमां वालों, मेरी अब राह मत तकना सुनो ऐ आसमां वालों, मैं एक चिड़िया की आंखों में उड़ाने भूल आया हूं, मैं एक चिड़िया की आंखों में उड़ाने भूल आया हूं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।